Okay, good afternoon to everyone. जैसे आपका माइक मैंने अनम्यूट नहीं किया, लेट मी अनम्यूट योर माइक. ओके, गुड आफ्टरनून सर. ठीक है. तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने ना वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी और जो आपके एटम्स आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके भी न्यूमेरिकल्स बचते हैं. न्यूमेरिकल्स आपने पूरे नहीं किए, न्यूमेरिकल्स बहुत लिमिटेड से ही किए हैं अभी. तो मैं वो एक साथ एक क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल ही करवा दूं. तो आज भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एक्स-रेज. इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसमें तीनों टॉपिक के जो थोड़े से और टिपिकल या थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे. हाँ, तो फिर ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, है ना. नो नीड टू हरी. अभी नीट की मेरे ख्याल से कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी डेट पे होगी जो डेट यूजुअल रहती है ना. बोर्ड की मेरे ख्याल से डेट आपकी आ गई है ना. 12 बोर्ड की डेट आ गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इस स्टडी को हम प्लान करेंगे, है ना. कि जैसे 12 खत्म होता है 11th का रिवीजन, और अगर आपका बोर्ड बीच में आ गया तो फिर थोड़ी देर स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर देंगे, है ना. तो इट विल कीप ऑन, मतलब चलता रहेगा जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होता है. क्लासेस आपकी ऐसे ही कंटिन्यू एंड इट इज नॉट गोइंग टू क्लोज, है ना. क्योंकि एक बार आउट ऑफ टच हो जाने पर मुश्किल होती है ना. तो हमेशा टच में रहना ज्यादा अच्छा है. बीच में अगर गैप बहुत लंबा चौड़ा आ जाए तो फिर हम ठीक से पढ़ नहीं पाते. तो हमेशा वो टच बना के, ठीक है ना. तो ये आपका गया, ठीक है. तो जो आपके डाउट्स होते हैं ना, डाउट्स डे में आप भेज दिया करो. एक बार थोड़ा सा आप नहीं भेजते हो तो फिर मैं सोचता हूँ डाउट ही नहीं किसी की, है ना. तो डाउट्स जिस दिन फ्राइडे के दिन होता है आप ग्रुप में डाल दोगे तो मैं वो लिंक भेज दूंगा, उसमें डाउट्स आप करो, है ना. डाउट्स का लिंक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं फिर वो डिजिटल बोर्ड पे ले लेता हूँ डाउट्स, है ना. डाउट्स तो इजिली डिजिटल बोर्ड पे हम कर सकते हैं, ठीक है. चलो, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्स-रेज, है ना. आज जो टॉपिक आप पढ़ोगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्स-रेज, है ना. काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना. पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है, एक्स-रेज भी इंपॉर्टेंट है ना. तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक्सरे को डिफाइन करेंगे ना, तो एक्सरे की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. जब भी हम एक्सरेज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, फ्रॉम 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. एक्सरे में जो आपकी वेवलेंथ की रेंज होती है वो 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है. शॉर्ट वेवलेंथ होती है possess very high energy, very high energy. इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, हाई एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर, हाई एनर्जी एंड पेनेट्रेटिंग पावर. ये आपकी एक्सरे की डेफिनेशन होगी, है ना. कि एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ फ्रॉम 0.1 टू दिस possess very high energy and penetrating power. इसकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, इसलिए बोन की पिक्चर लेने में यूज होता है. भाई आपके फ्लैश को तो ये पेनेट्रेट कर जाती है, बोन को नहीं कर पाती है. तो बोन की पिक्चर लेने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपकी एक्सरे, है ना. तो अब मेन जो चीज आती है ना, कि जो एक्सरे हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं. भाई एक्सरे की प्रॉपर्टी तो बेसिकली आपने पढ़ ली, कि मेन जो फोकस अब आपका होगा दैट इज योर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे. भाई कभी भी एक्सपेरिमेंटली हम, जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. भाई एक्सरे आप लैब में किस तरह से प्रोड्यूस करोगे, है ना. तो सिंपल सा हम ये बोलते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सरे के प्रोडक्शन का कंसेप्ट ये है कि व्हेन ए वेरी हाई एनर्जी, ए वेरी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, राइट, स्ट्राइक ए
मेटल टारगेट, स्ट्राइक ए मेटल टारगेट, when a highly energetic electron strikes a metal target, then radiation emit, then radiation emits, है ना, known as X-rays, known as X-rays. ये आपकी X-rays की डेफिनेशन होती है कि when a very highly energetic electron strikes a metal target, then radiation emits. इसी को हम क्या होता है इसलिए आपका X-rays, है ना. और X-rays इसलिए बोलते थे क्योंकि स्टार्टिंग में ना इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं थी कि भाई ये रे कौन सी रे है. कि जब भी हम वेरी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते थे मेटल टारगेट से, तो यहाँ से एक रेडिएशन इमिट होता था. तो स्टार्टिंग में कैसा रेडिएशन है पता नहीं होता, तो इसलिए हमने अननोन चीजों को हम एक्स नाम दे देते हैं. तो इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया कि आपका एक्स, राइट. तो ये एक्सरे होता है और एक्सरे को प्रोड्यूस हम इस तरह से करते हैं, है ना. अब आप लोग ध्यान रखना कि जो एक्सपेरिमेंट एक्सरे प्रोडक्शन का एक्सपेरिमेंट है वो कैसा होता है. यहाँ पे जस्ट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स है. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट उल्टा है ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट होता था. इसमें इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन इमिट होता है. इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके हम क्या कर रहे हैं कि आपका रेडिएशन इमिट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, एक इस तरह से इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है. इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ही मैंने स्टार्टिंग में शो किया था कि इस तरह से आपकी एक कोई इवैक्यूएटेड ट्यूब है ना. इस ट्यूब को हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ए कुलीज ट्यूब. दिस ट्यूब इज सिंपली नोन एज ए कुलीज ट्यूब. इस तरह से वैक्यूम की ट्यूब होती है, वी कॉल इट एज ए कुलीज ट्यूब, है ना. कुलीज ट्यूब में यहाँ पे आपका एक इस तरह से टर्मिनल होगा, नेडेड टर्मिनल, और यहाँ पे एक मेटल टारगेट. इस तरह से हम यहाँ पे मेटल टारगेट लेते हैं, ये आपका एनोड होता है ना. इसको आप पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना. ये आपका जो हो गया ये कैथोड हो गया, ये तो आपका सिंबल सा हो गया कैथोड, और यहाँ पे आपका एनोड, है ना. और बीच में यहाँ पे एक मेटल टारगेट आ गया कि भाई आप कोई हैवी मेटल टारगेट ले लेते हो लाइक कोबाल्ट, कुछ भी हो. है ना. ये जो टारगेट होगा दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ए मेटल टारगेट, है ना. ये आपका मेटल टारगेट हो गया. तो ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया, और यहाँ पे आप टारगेट लेते हो, इसी को हम क्या होता है कि आपका मेटल टारगेट. तो आपको पता है कि हम ये पोटेंशियल डिफरेंस जो रखते हैं ना, ये बहुत हाई रखते हैं. ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होता है 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट. तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है वो थर्मोनिक इमिशन की वजह से होता है. अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्टवर्ड होगी. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इसके ऊपर सबके ऊपर फोर्स राइट पड़ जाए. और आपने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत हाई है, तो जब ये एनर्जी गेन करके स्ट्राइक करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाके इस तरह से स्ट्राइक करेंगे, और जैसे हम स्ट्राइक करेंगे यहाँ से रेज निकलेंगे. इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपके एक्स, ये जो चीज होती है वी कॉल एज एक्स रेज. वही चीज आगे कि जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट को स्ट्राइक करेगा तो रेडिएशन इमिट होती है, और इसी रेडिएशन को हम क्या होता है जैसे कि आपका एक्स रेज बोलते हैं, ना. ये जो रेडिएशन होता है वी कॉल इट एज जैसे कि आपका एक्स रे. और यही इसी के बारे में आपको पढ़ना है. भाई एक्सरे जो आपने यहाँ से मीट किया है, ये मतलब कई चीजें कि ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, और जब एक्सरे यहाँ से मीट हो रहा है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है. तो कुछ तो मैंने बोला है कि एनर्जी हाई होगी और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होगी. इसके अलावा भी आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी जब देखोगे ना, तो हम एक्सरेज का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, है ना. कि हम यहाँ पे जो भी इससे एक्सरेज निकल रहा है, तो हम यहाँ से इस एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं कि जो एक्सरेज निकलेगा इसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा. तो जब आप इसका स्पेक्ट्रम एनालाइज करोगे, या अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज, है ना, कि अगर हम यहाँ पे एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना चाहें, तो एक्सरे का स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन द इंटेंसिटी. वाई एक्सिस के लॉन्ग आप इंटेंसिटी ले लो वॉट पर मीटर स्क्वायर में, है ना. और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेवलेंथ ले लो कि भाई जो एक्सरेज निकल रहा है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होगी, कोई सिंगल वेवलेंथ तो होगी नहीं. तो हर वेवलेंथ की कुछ इंटेंसिटी होगी.
तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे ना ग्राफ दो तरह का आता है। एक तो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, हाँ, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक तो ग्राफ जो होगा इस तरह से कंटिन्यूअस आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। भाई सबसे एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, है ना, मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा सी से स्टार्ट हो, है ना, इस लैम्डा सी को वी कॉल्ड एज ए कट ऑफ वेवलेंथ। तो इससे कम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं, ये लैम्डा सी इज सिंपली नोन एज ए कट ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्डा सी आपका कट ऑफ वेवलेंथ हो गया, और उसके बाद ये स्पेक्ट्रम आपका, लेकिन यही नहीं आता है, बीच में इधर से पीक्स भी आते हैं, है ना, किस तरह से बीच में क्या आएंगे, जैसे कि आपके कुछ पीक्स भी आएंगे ऐसे, है ना, किस तरह से इसमें बीच बीच में पीक्स भी लाइक दैट, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम आया है, ये सारा चीज, ये अलग स्पेक्ट्रम होता है, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो जब हम यहाँ पे एक्सरे जो बाहर निकल रहा है, इसका इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ बनाएंगे, तो एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा और उसके ऊपर इस तरह से पीक्स होंगे, है ना, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सरे की भी दो कैटेगरी होती है, कि जब भी हम एक्सरे की बात करेंगे स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, तो इस एक्सरेज की भी आपकी दो कैटेगरी होती है ना, कि जब भी हम एक्सरेज की बात करेंगे तो एक्सरेज की भी क्या हो जाएगा, जैसे आपकी टू कैटेगरीज होंगी, है ना। एक तरह की जो कैटेगरी होती है, अगर मैं पहली कैटेगरी की बात करूं तो उसको मैं बोलेंगे पहला जो होगा वो कंटिन्यूअस एक्सरेज होती है। तो एक्सरेज की भी दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक तो कैटेगरी हो जाएगी कंटिन्यूअस एक्सरेज, है ना, कि पहले जो एक्सरेज होंगी वी कॉल एज ए कंटिन्यूअस एक्सरेज। कंटिन्यूअस एक्सरेज, है, आपको पता है जो कंटिन्यूअस एक्सरेज का सिंपल है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस होता है ना, कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस्ड ड्यू टू conversion of kinetic energy of electron into radiation, है ना, कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि जैसे एक्सरेज आएंगी तो अभी आपने बोला इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ये रेस्ट पे आएगा, है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो जो रेडिएशन होगा उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज, है ना। पता कि जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ही इसमें कन्वर्ट होगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का हाफ एमवी स्क्वायर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एससी बाई लैम्डा में, है ना। तो ये जो लैम्डा वेवलेंथ होगी ये कंटिन्यूअस एक्सरेज की वेवलेंथ होगी, तो इसलिए अलग अलग आ रहा है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, है ना। भाई मान लो काइनेटिक एनर्जी सेम भी है, तो स्ट्राइक करके जो कन्वर्जन होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट नहीं करे बल्कि पास करे, है ना, वो भी कर सकता है, इसलिए वेरिएबल वेवलेंथ का यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई, वो जो एक्सरे उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो आपकी रेडिएशन में कन्वर्ट होती है, तो उससे आपका जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली आपका कंटिन्यूअस एक्सरे। अब एक चीज आ गया, इस कंटिन्यूअस एक्सरे की एक मिनिमम वेवलेंथ, उसी को हम बोल रहे हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो कट ऑफ वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगा, कट ऑफ वेवलेंथ तब प्रोड्यूस होगा जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाए, हाँ, सिंपल सा हम ऐसा बोलेंगे कि व्हेन कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन convert into radiation, है ना, then x-ray of minimum wavelength produced, भाई कट ऑफ वेवलेंथ कब प्रोड्यूस होगा, जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट हो, तो उस टाइम जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं
इलेक्ट्रॉन की पूरी काइनेटिक एनर्जी ई डेल्टा वी तो होगी, है ना? अगर 10 से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो एनर्जी गेन करेगा वो इनटू डेल्टा वी हो जाएगा। इसमें डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कुलिस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इसमें जो डेल्टा वी होगा दिस इज नोन एज ए कुलिस पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कुलिस ट्यूब। ये जो आपने यहाँ पे कुलिस ट्यूब ली है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये होगा, है ना, डेल्टा वी। तो ए इनटू डेल्टा वी जो होगा ये पूरा का पूरा जब रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो रेडिएशन होता है एससी इनटू डेल्टा वी, एससी बाई कट ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है। अगर पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो अलग अलग वेवलेंथ के कंटीन्यूअस एक्सप्रेस यूज होंगे। जब पूरा कन्वर्ट हो गया तो कट ऑफ हो गया, उसके अलावा बाकी सारे वेवलेंथ कैसे जाएंगे। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो कि जो कट ऑफ वेवलेंथ है ना, कट ऑफ वेवलेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी ना ये आपकी हो जाएगी एससी बाई ई इंटू डेल्टा। मतलब कट ऑफ वेवलेंथ को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कट ऑफ वेवलेंथ उतनी कम होगी, या जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कट ऑफ वेवलेंथ उतनी कम होगी। इसको मेटल से कोई मतलब नहीं, इसको मेटल टारगेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो आप ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पे जस्ट अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगर ग्राफ प्लॉट करें सिर्फ कंटीन्यूअस एक्सरेज का, तो जो कंटीन्यूअस एक्सरेज होती हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल टारगेट, है। जो कंटीन्यूअस यहाँ पे एक्सरेज होती है दिस इज, हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल टारगेट, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल टारगेट। मेटल टारगेट आप कोई भी ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, आपको तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को डिपेंड करता है। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ कंटीन्यूअस एक्सरेज ऐसे बनी हुई है, भाई यहाँ पे अगर मैं कुछ कंटीन्यूअस एक्सरेज ऐसे बनाऊं कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, और ये एक्सरेज अगर ऐसी बनी हुई ऐसे, हाँ, तो सबका कट ऑफ वेवलेंथ अलग अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हमने बनाया है किसी V1 वोल्टेज के लिए बनाया है, ये किसी V2 वोल्टेज के लिए, और ये किसी V3 वोल्टेज के लिए, पुलिस वोल्टेज अगर V1 है, पुलिस वोल्टेज V2 है और पुलिस वोल्टेज V3 है, तो V1 V2 V3 में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अभी आपने बोला कि जब कट ऑफ वेवलेंथ होगी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कट ऑफ वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। आपको पता है जिसका सबसे लीस्ट होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो जस्ट हम बोल सकते हैं कि इस केस में V3 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी और V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा, है ना। सबसे ज्यादा इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली आपका V3 हो जाएगा, V3 के बाद आपका V2 आ जाएगा, V2 के बाद क्या हो जाएगा, सिंपली आपका V1। तो इस तरह से वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपका डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वोल्टेज को हम क्या करते हैं, सिंपली आपका डिफाइन करते हैं। तो ये आपका आ गया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ बेसिकली हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। लेकिन आपको पता है एक और तरह का एक्सरेज होती है, ये पीक जो आता है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इसके स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, और ये जो एक्सरे होती है इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। वो भी समझना है तो ये पीक क्यों अचानक से आ गया, कंटीन्यूअस तो मुझे समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी रेडिएशन में कन्वर्ट होगी, ये पीक क्यों आ रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो दूसरी तरह की एक्सरेज है ना, यहाँ पे जो दूसरी तरह की आपकी एक्सरेज हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। वी कॉल्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। कि दूसरी तरह की जो एक्सरेज होती हैं वी कॉल्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू, राइट, डी एक्साइटेशन ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं ड्यू टू डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन, due to de-excitation of, due to de-excitation of, right, metal target, atom of metal target, atom of metal target, है ना। कि जो हैवी मेटल टारगेट होता है उसके डी एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है ना। यहाँ रखना जो एटम होता है, जो हम यहाँ पे मेटल लेते हैं हैवी मेटल लेते हैं, दिस इज हैवी मेटल। जो आप हैवी मेटल लाइक कोबाल्ट वगैरह ले रहे हो, आप जिंक ले रहे हो, उसके डी एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। हम तो उसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो प्रोड्यूस हो रही है इसका बेसिक रीजन क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी हैवी मेटल टारगेट का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं,
है ना। यहाँ पे हैवी मेटल टारगेट का मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो ये आपकी के शेल होगी, ये आपके एल शेल होगी, है ना, ये आपका एम शेल हो गया और ये एन शेल हो गया एंड सो। तो एक्चुअली में क्या होगा ना, अगर ये हैवी मेटल टारगेट है तो इसके सारे शेल फिल्ड होंगे ना, इसमें कोई वैकेंसी तो होगी नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होने चाहिए सारे फिल्ड है ना, कि जितने इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो सारे फिल्ड अप टू इनफाइनाइट तक, है ना। ये आपका कोई इनफाइनाइट शेल हो गया। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, अभी आपने बोला है कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट नहीं होगी, तो अगर कन्वर्ट नहीं होगी तो एनर्जी कहीं जाएगी, तो वो एनर्जी इस इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एनालाइज करने में यूज होगी। क्या होगा, जैसे स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी देगा तो ये हो सकता है कि इस निकल जाए, है ना, बाहर निकल जाए, हो सकता है यहाँ से भी वैकेंसी प्रोड्यूस हो, तो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो क्या होगा ना, जैसे ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एटम, बहुत सारे एटम्स होंगे, सब में एक मल्टीपल वैकेंसी आ जाएगी, है ना। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, जैसे कि आपका इंफिनिटी स्पेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी वैकेंसी क्रिएट होगी, कहीं भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। अब जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, तो जंप करेंगे तो यहाँ पे आपका रेडिएशन इमिट होगा, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, है ना। ये जो चीज होती है क्या होती है, जैसे कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आप कहीं से निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ भी जंप कर सकते हैं। तो ये सारे जो है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। बीच बीच में जो पीक आ रहा था उसका रीजन वही था कि जो डी एक्साइटेशन होगा, ऊपर से जब नीचे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो उससे जो एक्सरेज रिड्यूस होगी, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली देखना चाहें तो इसमें भी एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, जैसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम था वैसे अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें तो कहीं भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। तो मैं पहले के शेल की बात करता हूँ, है ना। तो बेसिकली हमने फिर से इसको बनाया ऐसे, ये के है, एल है, एम है, एन है, ज्यादा हायर ऑर्डर नहीं लेते हैं, मेनली के तक ही आपका सिलेबस में होता है, के एल एम एन एन आ गया आपका। तो जैसे के शेल में वैकेंसी है तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम आ गया, जैसे आप लाइमन सीरीज पढ़ते थे तो ये भी एक सीरीज आ गई। तो ये जो एक्सरे की सीरीज है वी कॉल इट एज ए के सीरीज। ये जो सीरीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी ये आपका हो गया एल सीरीज, एल सीरीज, और ऐसे ही सोन एम सीरीज भी हो सकता है ना, इस तरह से और भी सीरीज हो सकते हैं, लेकिन ये सारे इररिलेवेंट होते हैं बहुत ज्यादा, मेनली के सीरीज के बारे में बात करते हैं। अब इस के सीरीज में भी अलग अलग नाम होता है, कि भाई के सीरीज में भी अगर के में वैकेंसी क्रिएट हो और एल से आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं के अल्फा लाइन, है ना। की जो लाइन हो गई क्या हो जाएगा कि आपका के अल्फा, अगर के में वैकेंसी और ऊपर से आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं के बीटा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका के बीटा। ऐसे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका के गामा, तो के में अगर वैकेंसी क्रिएट हो ऊपर से आ रहा है तो के अल्फा, के बीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा, के गामा। ऐसे एल में वैकेंसी क्रिएट हो तो इसको हम बोलते हैं एल अल्फा, है ना। ये आपका हो जाएगा एल बीटा और ये आपका हो जाएगा एल गामा, है ना। तो भाई के अल्फा, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा एंड एल गामा एंड सो। इस तरह से वैकेंसी क्रिएट होगा, उसको ये क्या कर रहा है कि आपका फिल्टर, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो आपने बनाया था ना पीक, वो के अल्फा, के बीटा एंड के गामा, या थोड़ा सा ध्यान दो कि जब आप इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहे थे, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जब आप प्लॉट कर रहे थे तो आपने इस तरह से डायग्राम बनाया, भाई एक तो कंटिन्यूअस आ गया, इसको कोई मतलब है नहीं, इसमें बस आपको कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला जानना है, भाई कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू जो हो जाएगी SC/E into डेल्टा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर सॉल्व। फिर यहाँ पे इस तरह से पीक बन रहा है, पीक की हाइट उतनी रिलेवेंट नहीं होती है, लोकेशन रिलेवेंट होती है। तो इसमें एक के अल्फा होगा, एक के बीटा होगा, एक के गामा होगा, तो आप ध्यान दो जिसका एनर्जी डिफरेंस कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना, के अल्फा का एनर्जी डिफरेंस के बीटा से कम है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इन तीनों में जो ज्यादा वेवलेंथ वाला होगा वो के अल्फा, उसके बाद जो आएगा वो के बीटा आएगा,
उसके बाद आ जाएगा के गामा। अभी जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। हम जानते हैं एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। एनर्जी ऑफ द फोटोन की तो बात कर रहे हैं इसमें, एससी बाई लैम्डा। तो जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एक तीन पीक है और भी पीक्स बनते हैं, इन तीन को अगर हम कंपेयर करें तो के अल्फा, के बीटा एंड के गामा में के अल्फा ही होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है इसको हम लिखते हैं लैम्डा के। ऐसी एल सीरीज आ गई है ना, एल में एनर्जी और कम होगा तो वेवलेंथ और ज्यादा, वैसे भी आ जाएगा। ये वाला आपका एल अल्फा हो जाएगा, ये एल बीटा हो जाएगा, ये एल गामा हो जाएगा। इसकी जो वेवलेंथ होगी इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा एल अल्फा एंड सो ऑन। इसमें तो और भी पीक्स बनते हैं एम सीरीज। लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना है ना के सीरीज, जो लैम्डा सी है इसको मेटल से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको तो मेटल से मतलब। जो लैम्डा के अल्फा है, के अल्फा लाइन का जो वेवलेंथ होगा ये मेटल टारगेट के ऊपर क्या करेगा, इसलिए आपका डिपेंड करेगा, है ना। है ना, दो तरह के एक्सरेज हम यहाँ पे क्या किए हैं प्लॉट। सर ये डी एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये तभी होगा ना जब आप फोटोन से एनर्जी दो और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट ना हो कि वो उसको इन्फिनिटी पार करा दे, आयनाइज हो जाएगा। तो सर मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। फोटॉन्स जो आते हैं जब ये फ्री फोटोन नहीं, इलेक्ट्रॉन। नहीं सर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन जब फोटोन पड़ता है मेटल पे, लाइट पड़ती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, तो समझ रहे हो, इसमें फोटोन तो कोई है ही नहीं ना। मतलब एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हैवी मेटल अच्छा टारगेट है, फोटोन तो ठीक कहीं है पे है सर, ही नहीं। ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड, ओके सर। है ना। यहाँ पे सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट किया है ना, इसको इलेक्ट्रॉन फास्ट में इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट किया। ओके सर। तो अब जो होगा कि भाई यहाँ से हम एक्साइट किए तो डी एक्साइट जब होगा तो इससे रेडिएशन ऐसे वाले जो सोर्स से कोई इंसिडेंट फोटोन का ही तो फोटो इफेक्ट नहीं होता है, सबसे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो ये तो उसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन से हम रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बहुत ये पाथ ब्रेकिंग चीज है ना, इसी सारे के बेस पे ना आपका जो एक्सपेरिमेंट में पहले मैनलीफ का चलता था, बाद में उसका जो चेंज हुआ उसके पीछे सॉरी ये जो एक्सरे का एक्सपेरिमेंट है वही। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसका तो आपने एक फॉर्मूला बना लिया, अब ये हमें लैम्डा के अल्फा हम कैसे, भाई अगर लैम्डा के अल्फा मुझे चाहिए तो लैम्डा के अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लॉ, उसको हम बोलते हैं मोस्लेस। देयर इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, उसी लॉ को हम बोलते हैं जैसे कि आपका मोस्लेस लॉ, है ना। और उसी मोस्ले लॉ के ऊपर आपका मोस्लेस का जो मॉडर्न प्रिडिक्टिव टेबल है वो बेस्ड है, you can call it as a मोस्लेस। मोस्ले लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है कि भाई यहाँ से आपने एक बहुत सारे मेटल टारगेट पहले ले लिया, तो मेटल टारगेट चेंज कर करके जो के सीरीज की फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्लॉट करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेक्ट्रम रहा है उसकी वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो हम वाई एक्सिस के अलोंग एक ग्राफ बनाते हैं एक्सपेरिमेंट का, कि वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे लेते हैं रूट ऑफ एफ, where f is the frequency of x-rays, characteristic x-rays। ये क्या होगा कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी y एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस के लॉन्ग z आ जाएगा, z आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर, है ना। कि भाई अलग अलग हम मेटल टारगेट अगर यूज अलग फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज आएंगी, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। जब हम रूट ऑफ एफ वर्सेस जेड का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, हर जेड का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम मोस्लेस लॉ बोलते हैं।
तो आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो चीजें होंगी, एक तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा बी और एक इसका स्लोप हो जाएगा ए, है ना। तो ये जो बी होता है इसको हम एक नाम देते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये जो होता है वो जस्ट की इक्वेशन वो ये होती है y स्क्वायर पे, तो y एक्सिस के लॉन्ग तो आपने रूट ऑफ f ले लिया है, इसका स्लोप आपने बोला है a है, x की वैल्यू है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x की जगह पे आपका z आ गया है ना, x की जगह पे क्या कह सकते आपका इस तरह से z आ गया है ना। तो भाई इस तरह से स्ट्रेट लाइन का हम क्या प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे। सॉरी ये गलत लिख लिया मैंने, इसको मत आप यूज करो क्योंकि ये इंटरसेप्ट x एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा y इक्वल टू mx में x को मॉडिफाई करो a इनटू z भी ले लेंगे क्योंकि इंटरसेप्ट y नहीं है ना, इंटरसेप्ट कौन सा है इसलिए आपका x, तो ये आपका हो गया रूट f इक्वल टू a इनटू z माइनस b, है ना। रूट f इक्वल टू क्या हो गया इसलिए आपका a इनटू z माइनस b। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, और ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं मोसलेस लॉ, है। तो भाई जो रूट ऑफ f के बीच का रिलेशन लीनियर हो और उस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी रूट f इक्वल टू a इनटू z माइनस b होगी। अब ये a और b जो है एक कांस्टेंट होंगे, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्स रे है ना, कि भाई a और b की जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगा कि एक्स रे हम कौन से ले रहे हैं। यहाँ तो जनरल मैंने बोल दिया कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे के एल एम एन कुछ भी हो सकती है, इसके क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग एक्स रेस के लिए चेंज है। तो अगर मैं बात करूं के सीरीज की, तो स्पेक्ट्रम आप ले रहे हो वो आप ले रहे हो के सीरीज, है ना, कि अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम ले लोगे के सीरीज, तो के सीरीज के लिए जो बी है इसकी वैल्यू 1 हो, जो स्ट्रेन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और जो एल सीरीज है ना, एल सीरीज के लिए जो बी की वैल्यू होती है वो 7.4 आती है। ये सब एक्सपेरिमेंटली आता है, परफॉर्म करेंगे तो बी की वैल्यू 7.4 आ जाएगी, है ना, और के सीरीज के लिए कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी अब ये जो स्लोप था ए, ये हर लाइन का अलग अलग होगा, तो अगर के सीरीज में मैं के अल्फा ले लूं तो के अल्फा के लिए जो ए कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 3/4 आर, इसका अंडर रूट, है ना, के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/4 आर सी, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ पे के बीटा बनाऊंगा तो उसका कुछ वो अलग आ जाएगा कि भाई के अल्फा के लिए 3/4 आर सी है, अगर हम यहीं पे के बीटा ले लेंगे तो कुछ डिफरेंट आ जाएगा। ऐसे एल सीरीज के लिए बी की वैल्यू 7.4 है, अगर इसका मैं एल अल्फा ले लूं, एल अल्फा के लिए इसका स्लोप कितना होगा, है ना, तो ये आपका आ जाएगा जैसे कि आपका ये जो एल अल्फा लाइन की स्लोप आती है ए की वैल्यू ये 5/36 आर से आ जाएगी, है ना। अभी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/36 आर, या है ना। तो उदाहरण में ये जस्ट मोसलेस लॉ था, मोसलेस लॉस का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आपने लिख लिया, हर लाइन के लिए सीरीज के लिए बी अलग अलग होगा और एक पर्टिकुलर सीरीज में के अल्फा के बीटा के लिए स्लोप अलग अलग है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपका तो मेन पर्पस फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं था ना, आपसे ये निकालना चाहते थे कि जो वेवलेंथ लैम्डा के अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी है, इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मेनली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो एल पे नहीं आते हैं, ज्यादातर आपको के सीरीज में के अल्फा ही पूछा जाता है, तो आपको निकालना है लैम्डा के अल्फा कितना, तो लैम्डा के अल्फा हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो भाई मोस्टली लॉ से हम बेसिकली यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका लैम्डा के अल्फा है ना, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं ले लूंगा रूट ऑफ के अल्फा, अब हम जनरल नहीं बल्कि के अल्फा के लिए निकाल रहे हैं, और के अल्फा के लिए आपको पता है जो ए की वैल्यू होगी, अभी आपने बोला है ए की वैल्यू जो होगी ये रूट ऑफ 3/4 कांस्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट,
और बी की वैल्यू जो है वो Z-1 तो जैसे मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो एफ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, या मैं कहीं ऊपर बनाता हूँ, है ना, यहाँ बना। तो भाई लैम्डा के अल्फा अगर मुझे निकालना है तो इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, जैसे कि आपका दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन आ गई, इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पे 3/4 RC इंटू Z-1 का स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको बताइए भाई, C इक्वल टू लैम्डा एफ ही तो होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी से मुझे निकालना है तो ये आपका हो जाएगा C बाई लैम्डा ऑफ के अल्फा इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 3/4 RC इंटू Z-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से C तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा के अल्फा। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा R इंटू Z-1 का स्क्वायर, और ये जो 3/4 था इसको मैं लिखूंगा 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपका एक फैमिलियर रिलेशन आ गया, ये रिलेशन जो आ गया जिससे कि हम लैम्डा के अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये रिलेशन आप जानते हो, अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 बाय लैम्डा की जो वैल्यू होती थी वो R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये तो था। तो आपको के अल्फा है मतलब 2 से 1 पे आ रहा है, ये अल्फा का मतलब ये तो होता है 2 से 1 पे आ रहा है, तो 1 - 2 का स्क्वायर आ गया, 3/4 की जगह पे आपने वो पुट कर दिया। कांस्टेंट तो वैसा है ही, बस जेड की जगह Z-1 आ गया। ये जो जेड हम यूज करते थे इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी Z-1 उदाहरण हम यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है इस बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, बस आपको यहाँ पे जेड इफेक्टिव यूज, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका जेड इफेक्टिव जो कि Z-1 के, तो सेम रिलेशन है कि भाई के अल्फा का मतलब होता है 2 से 1 में ट्रांजिशन होता है, ये आ गया, रेडबर्ग कांस्टेंट है ही, बस जो जेड स्क्वायर था उसकी जगह पे Z-1 आ गया, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। अब ये जो चीज है इसको भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, भाई Z-1 क्यों आया, ये अदरवाइज तो आपका एक्सपेरिमेंटली आया था ये, भाई अभी जो हम Z इक्वल टू यहाँ पे B इक्वल टू 1 लिख रहे थे, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, कि आपने के अल्फा के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें B की वैल्यू नेचुरली 1 आ गई, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, कि जब आप इस चीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करोगे, यस पूरी चीज को जब आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करोगे तो इसमें क्या होगा कि जस्ट हम इसको बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट एक्सरे बाय बोर थ्योरी या बोर पोस्टुलेट की वजह से, बोर पोस्टुलेट से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन एक्सरे बाय बोर पोस्टुलेट, है ना, कि बोर पोस्टुलेट से हम इसको किस तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन करना एकदम आसान है। आप इस तरह से देख लो कि सपोज आपने बोला कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये आपके सेल्स हैं, ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल, एम शेल है, सो है ना, आपको पता है कि नॉर्मल केस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फील्ड होंगे ना, इसमें अगर 8 होते हैं तो 8 फील्ड होंगे, तो हम तो बात कर रहे हैं के अल्फा की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देगा, तो यहाँ वैकेंसी आ गई, एनवायरनमेंट में चला गया। अब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा इससे कि भाई इस वैकेंसी में एल सेल से ट्रांजिशन होगा, तो जो एक्सरे निकलेगा इसी को तो हम बोल रहे हैं लैम्डा के अल्फा, है ना। तो आप लोग ध्यान दो कि इसको अगर हम ट्रांजिशन लें तो बाकी सारी चीजें तो सेम था, रेडबर्ग कांस्टेंट सेम है, 2 से 1 पे आ रहा तो आपने ये ले लिया, यहाँ पे Z-1 आ गया तो Z-1 आना चाहिए। आप देखो कि जब ये इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा था तो पहले जो हमने बोर थ्योरी बताई थी वो तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एल पे चला गया तो के शेल एम्प्टी होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर के से एल पे चला गया तो के शेल एम्प्टी हो जाएगा, तो जब ये वापस आएगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज तो इनकाउंटर करेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर चला भी गया तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन तो है ना,
तो अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज लें कि जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन L से K पे होगा, देन व्हाट इज द इफेक्टिव चार्ज, इसका इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाए? तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज तो है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, तो जेडी से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, हाइड्रोलाइक एटम में तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो जेडी इफेक्टिव चार्ज होता है। तो जब मैं इफेक्टिव चार्ज निकालूंगा तो नेचुरली ही यहाँ पे जेड माइनस वन इंटू, तो अगर ये आ गया तो इसी जेड माइनस वन को हम जेड इसकी एक्सप्रेशन में ना जो आपने बोर्ड में पढ़ा तो इसमें एज ए फॉर्मूला अगर हम देखें ना, ये तो मैंने बहुत सारी थ्योरी वाली चीजें बताई हैं, एज ए फॉर्मूला देखें तो इसके सिर्फ तीन ही फॉर्मूले होते हैं। एक तो मोसलेस लॉ, वही न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आएंगे। दूसरा आपका ये वही जो के अल्फा लाइन होगी या कोई दूसरी भी लाइन हो, मान लो के बीटा भी है तो यही तो चेंज होगा, है ना, के बीटा में यही तो चेंज होगा, और तो कहीं चेंज नहीं होगा ना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। हाँ भाई यहीं पे तो के बीटा अगर होगा तो 1 से 3 पे ऐसे आएगा, 1 से कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, बेसिकली आपका 3 पे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अल्फा होगा तो बी की वैल्यू इतनी होगी, आ जाएगा। हाँ, ट्रांजिशन की चीजें चेंज होंगी, बाकी रिलेशन तो सेम ही रहेगा। तो दूसरा रिलेशन तो ये हो गया, और तीसरा जो मैंने शुरू में बोला कि जो कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको सब थ्योरी से कोई मतलब नहीं, उसको मेटल से कोई मतलब ही नहीं, वो तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सीधे रेडिएशन में कन्वर्ट, तो उससे जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी उसी को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। एक एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा सी, जो कि एस सी बाई ई इंटू डेल्टा। तो तीन इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के फॉर्म, कंटिन्यूअस एक्सेस, के अल्फा, मोसलेस, राइट। इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये काफी एक थोड़ी सी कंसेप्चुअल थ्योरी होती है। हाँ, ये आपका बोर लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। लेकिन आपको पता है बोर थ्योरी जो होती है ना, हाइड्रोजन के लिए होती है, हाइड्रोलाइक एटम के लिए, इसके लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं। लेकिन अप्लाई कर सकते हैं, जेड की जगह पे हम क्या लेंगे, जेड इफेक्टिव, है कि बोर थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं, जेड की जगह पे क्या लोगे, जेड इफेक्टिव, तो उससे आपका क्या आपका होता है एक्सरेज। ऐसे छोटे छोटे बहुत टॉपिक हैं, अभी बचे हुए हैं काफी चीज आपकी, है ना, मॉडर्न फिजिक्स बड़े चीज होती है, इसमें टॉपिक कोई बड़े नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे चीज जो कि आप जाननी होती है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सब चीजें हैं ना, बहुत क्वेश्चन इससे एक्चुअली पूछे जाते हैं। और इसमें ये होता है कि या तो आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते हैं। जैसे मैकेनिक्स में क्या है ना, कि आने के बावजूद भी क्वेश्चन हो सकता है कि टफ आ जाए, कई बार हम अटेम्प्ट नहीं करते, इसमें ऐसा नहीं कुछ ऐसा, इसमें अगर आता है तो क्वेश्चन आसान से ही, है ना, एकदम थियोरेटिकल बेस्ड, तो 100% होते हैं, पूरे मार्क्स आते हैं इस तरह की चीजों में। ये आपका कैसे, तो एक दो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ट्राई करो। हाँ, एक ही जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, ये वाले जो मेरे क्वेश्चन हैं। जनक ना वो 1 आर्मस्ट्रांग एंड 2 आर्मस्ट्रांग, नीचे वो थोड़ा क्लियर नहीं है, वो 1 आर्मस्ट्रांग एंड 2 आर्मस्ट्रांग।
एक वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, दूसरा वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे हो सकता है बड़ी होती दिखता है, मेरे पास फोन की स्क्रीन में छोटी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एल अल्फा एक्सले की एनर्जी होगी? जस्ट डायग्राम से हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन। हाँ, कृतिका सही है आपका आंसर।
ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वो कुछ नहीं इसमें है ना कि भाई आप यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना लो। के अल्फा का मतलब क्या होता है? के में वैकेंसी एल से आ रहा है। के बीटा का क्या होता है? के में वैकेंसी एम से आ रहा है। के अल्फा हो गया, के बीटा हो गया। एल अल्फा का मतलब एल में वैकेंसी और एम से आ रहा है, तो उस पे अल्फा बोलते हैं। अगर तो तीनों की एनर्जी रिलेशन आ गया, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी ऑफ के बीटा होगा, ये एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा हो जाएगा। तो इस एनर्जी डिफरेंस और इस एनर्जी डिफरेंस का जो सम होगा, यही तो के बीटा की एनर्जी हो जाएगी। और इन दोनों में कौन सा के अल्फा होगा हम जानते हैं भाई, जिसकी एनर्जी डिफरेंस कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये चीज के अल्फा और ये चीज हो जाएगी के बीटा। यहाँ पे बैलेंस पुट कर दो, तो भाई के बीटा हम लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा के बीटा। के अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा के अल्फा स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ के एल अल्फा, ये आपको निकालना है। हाँ, यहाँ से एनर्जी ऑफ एल अल्फा की वैल्यू आ गई। एनर्जी ऑफ एल अल्फा जो होगा वो आपका हो जाएगा एस सी इंटू लैम्डा ऑफ के बीटा, है ना भाई, सॉरी, एस सी इंटू 1 बाई के बीटा, 1 बाई लैम्डा ऑफ के बीटा माइनस 1 बाई लैम्डा ऑफ के अल्फा। और ये दोनों वेवलेंथ आपको दी, एक 2 एंगस्ट्रॉम है, एक कितना है, इसलिए आपका 1 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से ई ऑफ एल अल्फा जो होगी वो एस सी बाई 2 हो जाएगी। जब हम एंगस्ट्रॉम में इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस सी बाई 2 हो जाएगा। और एस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 12,420। वैसे 400 लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया उसी को यूज करते हैं। अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो 6210 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इसका आंसर आ गया। उस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम के बेसिस पे हम इसका क्या करेंगे, आंसर, है ना, कि डायग्राम के बेसिस पे हम इसका आंसर, है ना। तो जस्ट कंसेप्चुअल थोड़ा सा समझ के डायग्राम के बेसिस पे आंसर देंगे इसका। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ आपको। शुरू में स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं ना ऑब्जेक्टिव नहीं देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा अननोन क्वेश्चंस को डील कर पाओ, है ना। ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, तो उसका पर्पज यही होता है, थोड़ा सा अननोन क्वेश्चंस को ना उसको अटेम्प्ट कर पाओ बिना आंसर के ही। सॉरी, ये नहीं। हाँ, ये सही है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ के आंसर दो इसका।
पीएम का मतलब पिकोमीटर। हाँ निमिषा, आपका आंसर सही है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या था इसमें। इसने इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि, है ना, इसको ठीक से समझना थोड़ा सा। तो वैसे बोला कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरेज ऑफ टंगस्टन इज 21.3 पिकोमीटर। ये आपका के हो गया, ये आपका एल हो गया। बस आपको डायग्राम लाना होता है, इसके बिना इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाएंगे और इनफाइनाइट तक चला गया। बोल रहा है के अल्फा का वेवलेंथ इसने दिया हुआ है, लैम्डा ऑफ के अल्फा, है ना। लैम्डा ऑफ के अल्फा से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। लैम्डा ऑफ के अल्फा से हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली इसकी एनर्जी। लैम्डा ऑफ के अल्फा इज गिवन 1.3 पिकोमीटर, हाँ। तो ये आप कह सकते हैं आपका लैम्डा ऑफ के अल्फा, है ना। ये आप निकाल लिया और लैम्डा ऑफ के अल्फा आ गया तो इसकी एनर्जी आ जाएगी।
एनर्जी ऑफ के अल्फा जो होगा वो एससी बाई लैम्डा ऑफ के अल्फा। तो इससे इसकी एनर्जी आ गई ना कि ये डिफरेंस एनर्जी कितना होगा। पहली चीज तो ये बोल रहा है। दूसरा इससे आ गया कि 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल। एल शेल से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालने तो इसमें 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती है। मतलब ये एनर्जी डिफरेंस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो आपको पता है ये एनर्जी डिफरेंस बदल गया वेवलेंथ से, और ये एनर्जी डिफरेंस बता भी बोल रहा है कि के अल्फा एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए हो। तो के अल्फा जब प्रोड्यूस होगा ना जब के शेल में वैकेंसी होगी, तो के शेल में वैकेंसी तो होगी जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी आपको निकालनी है कि के सेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में कितनी एनर्जी लगेगी। इन दोनों का समित हो जाएगा तो एल सेल में एनर्जी इतनी लगेगी। ये एनर्जी डिफरेंस आपने निकाल लिया तो के शेल वाली एनर्जी आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा तो आपका हो जाएगा 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये जो ई के अल्फा आपने। हाँ, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो अगर के शेल से आपको इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है तो उसके लिए 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फिर इससे वोल्टेज पूछा हुआ कि वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए। वोल्टेज का मतलब है यहाँ से ई आप हटा दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका जाएगा 69.5 किलो। हाँ, तो बस वो डायग्राम का इंटरप्रिटेशन ही। डायग्राम को अगर ठीक से इंटरप्रेट करेंगे तो कोई नहीं हो, है ना, अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। कन्वर्ट करोगे तो पीक मीटर की जगह में मीटर में कन्वर्ट करने के बजाय अगर हम ऑर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें तो एससी की वैल्यू हम जानते हैं, तो उससे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, तो हम कर सकते हैं। तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस टाइप क्वेश्चंस। आसान सी चीज होती है, थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसे अननोन क्वेश्चंस करवाए। अब हम ऑब्जेक्टिव पे लेते हैं। एक्सरेज ही करते हैं, मेरे ख्याल से एक्सरेज के ना क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये बचे नहीं। एटम और उसके तो बचे हुए हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। ओके, आप ये सॉल्व कर सकते हो। एक्सरे में कौन सा एब्सेंट होगा ये आपको
हाँ, सही आपका आंसर। निमिषा सही आपका आंसर, कृतिका आपका आंसर सही है। सब लोग ट्राई करो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको अभी आपने पढ़ा कि कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है ना? कट ऑफ वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो SC बाई E इंटू डेल्टा भी होती है ना? तो SC तो आप ले लोगे 12,400, है ना? और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बोला है 40,000, तो ये आपका E इंटू डेल्टा भी हो गया 40,000 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आर्मस्ट्रांग में कट ऑफ वेवलेंथ आ गई, है ना? तो इससे आप आर्मस्ट्रांग में कट ऑफ वेवलेंथ आप निकाल लो कितनी आ गई। लैम्डा सी की जो भी वैल्यू आएगी वो उससे कम कोई वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका 0.25 आर्मस्ट्रांग दिया हुआ था, ये एक्चुअली लेस देन कट ऑफ वेवलेंथ आ गई। यहाँ से जो भी आप कट ऑफ वेवलेंथ निकालोगे, जो 0.25 आर्मस्ट्रांग है वो लेस देन कट ऑफ वेवलेंथ आ रही है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सबसे कम वेवलेंथ तो ये होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपके एक्सरे में जो वेवलेंथ एब्सेंट होगी वो ये होगी, मींस ए ऑप्शन नहीं होगा, है ना? इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही है ना? फ्रेंड से तो कट ऑफ वेवलेंथ निकाल के हम इसको सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते। चलो, you can go for this question.
हाँ निमिषा सही है आपका आंसर, जो सेकंड टाइम आपने भेजा था। हाँ कृतिका सही है आपका आंसर। हाँ सही है, लूसी आपका आंसर सही है ना, ठीक है आपका आंसर सारे का है ना, सही बता रहे हो आप, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मॉसलेस लॉज यूज करना है ना, कि अगर इस मॉसलेस लॉ के अकॉर्डिंग अभी आपने पढ़ा है कि रूट ऑफ एफ जो एफ के अल्फा एफ जो होता है वो ए इंटू जेड माइनस वन होता है, तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों के अल्फा की, तो आपका जो एफ ऑफ के अल्फा होगा उसमें ए की वैल्यू कुछ भी जान दो, मे बी 3/4 आरसी होता है वैसे, जेड माइनस यहाँ पे सॉरी बी होता है, लेकिन के अल्फा के लिए जेड माइनस वन का स्क्वायर, बस आ गया आंसर। भाई इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि, है ना, भाई इस क्वेश्चन में जस्ट इसने बोला हुआ है कि एक एलिमेंट के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 31 है तो वी है, न्यू है, 51 आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, निकालेंगे आंसर। हाँ ये न्यू है, अगर एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 31 है तो आपको न्यू डैश कितना होगा अगर ये एटॉमिक नंबर आपका 51 हो जाए, तो सी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन सी है ना, मुस्लिस लॉ के ऊपर हमने सॉल्व किया इसे, है ना, तो इससे आपका जो सी ऑप्शन होगा विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना, तो काफी लोगों के सही आ गए थे, सही, ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना? तो दोनों के अल्फा है, अगर दूसरा कुछ दूसरा होता तो उसका फिर कांस्टेंट हम पुट करते हैं, लेकिन चूंकि दोनों के अल्फा है तो 3/4 आरसी वाला टर्म जो, तो इससे आपका जो आंसर आएगा हम लिख सकते हैं। You can go for this question.
हाँ, कृतिका सही आंसर आपका। है ना, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपका सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, है ना। सी ऑप्शन सही है सर, है ना, इसका जो ऑप्शन सही है ना वो सी ऑप्शन सही है, तो सीधे आ जाएगा आपका। तो भाई एनर्जी अगर निकालना है तो एनर्जी ऑफ टी अल्फा जो होगा वो आपका एस सी बाई लैम्डा के अल्फा हो जाएगा। ये आपका होता है 1240 नैनोमीटर में, और लैम्डा के अल्फा आपको दिया हुआ है 0.02 नैनोमीटर, है ना। तो इससे आप सॉल्व कर लो, है ना। एस की वैल्यू आपको पता है, और ये आपका जो होता है ये इतना होता है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जो नैनोमीटर में इसका जो वो है वो आपको जरूर है। तो इससे अप्रोक्सीमेटली 59 ही आ जाएगा, इससे जो आ जाएगा 59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इससे जो आंसर आएगा वो कितना में आ जाएगा, इससे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इससे हम सॉल्व करेंगे, ये आपका देगा इससे। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के इतने काफी है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल सी है ना, कि भाई अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसके बाद फिर अगली क्लास से हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, जो आपका एटम्स है, फोटोइलेक्ट्रिक ड्यूअल नेचर है, और ये जो टॉपिक है इसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो, वो आपके मॉडर्न फिजिक्स का फिर लास्ट टॉपिक है। तो उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशंस, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।